स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लास बेस सेंसर में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा से जो विद्युत परिपथ चैप्टर हम लोग का है उससे संबंधित। ये क्लास 10th और 11th 12th दोनों में काम करेगा आपका, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ओम का नियम पढ़ेंगे हम लोग, उसके क्या शर्तें हैं, ओमी परिपथ क्या होता है, उसका सत्यापन कैसे करेंगे और जो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग, जो उसके उदाहरण होंगे आपके न्यूमेरिकल टाइप के, उसको देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे, जबकि हालांकि पीछे वाले लेक्चर में हम लोग बात भी कर चुके हैं कि धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, विभव क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। लेकिन फिर इस टॉपिक में इन्हीं सब के बारे में बात करनी है हम लोग को धारा के बारे में बात करनी है, हमें विभव के बारे में बात करनी है, हमें प्रतिरोध के बारे में बात करनी है। तो थोड़ा सा एक हल्का रिवीजन हम लोग इसमें करेंगे इन सभी टॉपिक्स का। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्या ओम का नियम। तो ओम का नियम को पढ़ने से पहले हम लोग देखें ओम का नियम किसने दिया। तो आप जानते हो ओम का जो नियम है उसने दिया था किसने, उसको दिया था जॉर्ज साइमन ओम। इनका जो साइंटिस्ट ओम है उनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने इस नियम को दिया, ओम को नियम का। और ओम का नियम का इम्पोर्टेंस आप जब इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ना शुरू करेंगे तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखेंगे कि ओम के नियम का क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ओम के नियम की सहायता से ही हम किसी भी सर्किट में बहने वाली धारा और उस पर लगने वाला जो वोल्टेज है उसके बारे में रिलेशन देखते हैं। किसी परिपथ में कैसा प्रतिरोध लगाना है उसके बारे में जानना है तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा, हम लोग को ओम के नियम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इनके प्रयोगों की, तो ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले किसी परिपथ में आपका विभव और धारा में संबंध देखने की कोशिश किया कि किस प्रकार का विभव है और उस परिपथ में किस प्रकार से धारा बह रही है। तो धारा और जो विभव है उसमें संबंध देखते समय, उनका अध्ययन करते समय उन्होंने करंट से, अगर करंट किसी को लगती है तो उससे कितना दर्द होता है उसके भी मेजरमेंट के लिए उन्होंने हाथ से करंट को टच करके देखा था कि किस प्रकार से आपका करंट का दर्द किस प्रकार से होता है, करंट लगता है तो किस प्रकार का अनुभव होता है। तो ये बहुत ही महान साइंटिस्ट हम लोग के थे जॉर्ज साइमन ओम। तो मिला जुला करके जॉर्ज साइमन ओम ने किसका अध्ययन किया, तो विद्युत जो परिपथ है, कोई विद्युत परिपथ, ठीक ना, विद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा एवं विभव के मध्य संबंध का अध्ययन किया, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा एवं विभव के मध्य जो संबंध था उसी का अध्ययन किया और उसी के बेस पे उन्होंने क्या किया, अपना नियम दिया। तो सबसे पहले हम लोग अगर विद्युत धारा की बात कर लें तो विद्युत धारा क्या चीज़ होती है, तो आप जानते हैं अच्छे से कि किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश की बात करेंगे तो किसी भी परिपथ में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, उनका जो कुल आवेश होता है वही कहलाता है क्या चीज़, आवेश से नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ बताई गई आपको, ठीक है। अब विभव का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल। किसी परिपथ में विभव लगाने का मतलब हो गया कि किसी चालक तार या परिपथ में जो विभव लगाया गया है वह इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए या फिर उसको पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए, दोनों चीज़ में देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी एनर्जी सोर्स से, जैसे बैटरी आपका है, बैटरी लगा दिया आपने तो वहाँ पे जो निकल के आता है आपका जो बल, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, विभव बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर लगा हुआ बल है। प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे सिंपल बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है उसके मार्ग में जो अवरोध है उस अवरोध को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिरोध बोलेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, किसी चालक में बहने वाली जो धारा है वो कैसे बहती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ओम के नियम को बेटर समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले, ये कोई चालक तार हम लोग का है, ये कोई चालक तार मान लीजिए। इस चालक तार के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे और उन एटम्स के बाह्य कोश में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। आप अच्छे से जानते हो कि जो चालक होते हैं
जो चालक होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो द्रव चालक होते हैं, एक ठोस या फिर जिन्हें बोलते हैं धात्विक चालक। क्या बोलते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। द्रव चालक कौन होते हैं? जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य, जैसे आपका NaCl है, जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाह नहीं करता है, लेकिन जब इसका विलयन बनाया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाह करता है। तो अभी हम लोग इस द्रव चालकों की बात नहीं कर रहे हैं, करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि इसकी ठोस या फिर धात्विक चालक जिसे बोल रहे हो, धात्विक चालक या ठोस चालक जो हम लोग का है, उसके बारे में बात होगी, ठोस या धात्विक चालक। तो जो धात्विक चालक होते हैं उनके बाह्य कोश में जो उनके एटम्स होते हैं, उनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार का उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और जब हम लोग का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो क्या है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पे बल अप्लाई किए रहता है। नाभिक जो है उन पे बल लगाया रहता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका अगर बाहर बना दे इसी चीज़ को, यहाँ पे ये आपका नाभिक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नाभिक क्या करता है, इसके ऊपर क्या है, फोर्स अप्लाई किए हुए हैं, जिसके कारण ये बंधा हुआ है। अगर किसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे इसका बल कम हो जाए, या फिर कोई बाहर से एनर्जी दें हम लोग, या फिर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करें हम लोग, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ बल कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस ऑर्बिट से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो वायर के अंदर क्या है, ये ट्रेवल करना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो अदर और आपके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदर एटम्स के, उन इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। जब इंटरेक्शन करता है तो इनके अंदर से भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे तमाम आपके एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में क्या होगा, आपका जो है रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन जब निकल के बाहर आएंगे तो ये अपने आप तो आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं से क्या हमने कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी तभी आएंगे। बिना एनर्जी अप्लाई किए हम लोग को इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपने अस्थायी अवस्था में है। तो ये आपका वायर हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको अगर निकालना चाहते हैं, ये प्रोसेस जो बताया गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। मान लीजिए कि हमने इसमें क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया, बैटरी लगाया। ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो अब यहाँ पे जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है अपने अंदर से। जो बैटरी लगाया हम लोगों ने, जो सेल होता है हम लोग का, कोई बैटरी इस प्रकार से होती है, जिसमें आपका एक आपका निगेटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसमें से जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। यही इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं इसके अंदर से, जो इसके अंदर एटम है और एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर तमाम जो एटम्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन और इलेक्ट्रॉनों का इमिशन क्या होता है, शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें रैंडम मोशन करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर क्या है, रैंडम मोशन करना शुरू कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इसके अंदर जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल के बाहर आ गए हैं। अब इधर देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट, कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, पुश किया जा रहा है। यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया गया, फोर्स लगा के क्या है, इधर इलेक्ट्रॉनों को दूर किया गया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा गया इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन ये खींचने लगता है इधर से, तो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, आना शुरू करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से पुश किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे क्या है, खींचे जा रहे हैं, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रैंडमली मोशन करते हुए क्या है, गति करना शुरू करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के मोशन के लिए जगह किधर है, क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकते हैं, जितना जगह होगा उतना वर्टिकल डायरेक्शन तो जाएंगे, लेकिन इनको ज़्यादा गति करने के लिए क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है लाइन, इस पर क्या है, उसको ज़्यादा जगह मिले ट्रेवल करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन साइड्स में होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनका जो फोर्स होता है इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, इन दीवारों से अंदर की तरफ लगने लगता है। ये आपका जो बैटरी का फोर्स है, इलेक्ट्रॉनों का जो रिपल्सन फोर्स है, वो क्या होता है, सब मिल करके क्या है, इसमें आने लगता है। और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर के न्यूट्रलाइज होना शुरू होते हैं। और तो आप देख रहे हो, ये पुश और पुल का फोर्स है, केवल एक फोर्स से केवल काम नहीं चलने वाला है। केवल इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाए तो काम चलने वाला नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भेजने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला बल भी क्या हमको चाहिए होगा। तो ये पुश और पुल जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, बैटरी के द्वारा अप्लाई किया गया, इसी पुश और पुल फोर्स को बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना।
पोटेंशियल जिसको बोला गया, अपने विभव बोल दिया इसको, क्या बोला, विभव। ये क्या निकल के आया, विभव। तो विभव क्या है, एक प्रकार का बल है जो इलेक्ट्रॉनों पे लगा हुआ है, एक तरफ से धक्का दे रहा है, एक तरफ से क्या उसको खींच रहा है। जो अंदर एटम्स हैं उनके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और ड्यू टू रिपल्सन आपका उनके अंदर क्या है, एक मोशन आ रहा है। और जैसे पॉजिटिव टर्मिनल इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होता है तो आपके इलेक्ट्रॉनों के अंदर क्या एक प्रवाह आता है। और जब इलेक्ट्रॉनों के अंदर ये प्रवाह आता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इसमें क्या है, धारा बहनी शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, आवेश का जो प्रवाह है, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। एकांक समय में बहने वाला जो आवेश होता है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, I = Q/T। I = Q/T आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा का मात्रक आपने एम्पियर लिया था या फिर कूलाम प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या लिया था आपने, एम्पियर, या फिर क्या लिया था, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड, ये आपका आवेश धारा का मात्रक हो गया। लेकिन इसमें बात हो रही है किसकी, आप विभव समझ गए, धारा समझ गए, आवेश समझ गए, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इसमें एक फैक्ट और आ रहा है, क्या चाहिए, प्रतिरोध क्या चीज़ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा उसकी बात कर लीजिए। पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है, आप जानते हो किसी भी उदासीन परमाणु जो होते हैं, जो आपका उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है। उदासीन परमाणु में आपका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई 10 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 10 क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, यानी कि 10 इसके अंदर 10 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होंगे, 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 9 को नेगेटिव चार्ज बचेगा। यहाँ पे कितना है, 10 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि यहाँ पे देखें तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या हो रही है वही क्या है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या जो एक्स्ट्रा बन रही है उसी के बराबर हो जाएगा ये। तो इसीलिए आपका जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वह इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे, जैसे ये कोई एटम आपका है, इस एटम से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब यह एटम कैसा हो गया, यह इस एटम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन कोई ट्रेवल करके इधर आ रहा होगा, चाहे दूर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होगा जो वायर के अंदर, चालक के अंदर, यह पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या है, उसके जो आवेश का प्रवाह है उसके मार्ग में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपका वायर है उसका टेम्परेचर, जो चालक है उसका टेम्परेचर वगैरह जो होता है वो भी क्या करता है, आपका प्रभावित करता है कि आवेश का प्रवाह कैसा होगा। या फिर हमने किस चीज़ का वायर लिया हुआ है, किस चीज़ का वायर लिया है, जैसे कापर का वायर ले लो, आप Fe का वायर ले लो, आप एल्युमिनियम का ले लो, है ना, आप Ag का ले लो। तो आप जानते हो Ag की चालकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे कापर है तो ये कापर की चालकता क्या होती है, Fe से अधिक होती है। तो आपने किसका तार लिया हुआ, चालक लिया हुआ, उसके बेस पे भी आपका जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है। तो पदार्थ पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, जो टेम्परेचर है स्पेशली उस पर डिपेंड करेगा कि चालक का टेम्परेचर किस प्रकार का है। तो देख रहे हैं अपना, इस प्रकार से ये आपका जो विभव क्या चीज़ है, जो वोल्टेज क्या है ना, आवेश जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब चीज़ें। तो ये इन सब चीज़ों का बताने के बाद, जानने के बाद हम लोग जब बात करेंगे किसके, ओम के नियम की बात करेंगे। तो ओम ने कहा था कि अगर किसी चालक की जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं वो क्या हों, अस्थायी हों, स्थिर हों, भौतिक परिस्थितियों में क्या है, परिवर्तन न रहा हो। भौतिक परिस्थितियों का मतलब कि चालक का जो ताप है, जो उसका दाब है ना, ये सब चीज़ें, जो चालक का टेम्परेचर है, प्रेशर है, या फिर उसकी लेंथ जो है, उसका मटेरियल, उसमें अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, उसके मटेरियल की क्वालिटी में चेंजिंग नहीं हो रही है, तो उसमें जो बहने वाला जो धारा होता है वह विभव पर डिपेंड करता है, या फिर विभव जो होता है वो धारा पर डिपेंड करता है। या फिर उसको सीधे बोलें तो विभव और धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो ये तो आपका हो गया क्या, ओम का नियम सीधे सीधे कि यदि चालक की भौतिक
परिस्थितियाँ, भौतिक परिस्थितियाँ क्या हों, नियत हों, नियत मतलब स्थिर हों, नियत हों, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य लगे विभव के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होती है। या फिर इसी को कह सकते हैं हम लोग, इसी को कह सकते हैं कि विभव एवं धारा का अनुपात क्या हो, नियत हो। ठीक है, विभव और धारा का अनुपात नियत हो, यानी V/I है ना। अगर चालक कोई है, चालक है या कोई चालक है, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर लगाया गया है, ठीक है, वो कितना है, V है। ऐसे बहने वाली धारा क्या है, इसमें I है। अगर धारा इसमें क्या है, I इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि V/I इक्वल टू क्या होगा, नियतांक हो जाएगा। और इस नियतांक को नाम दिया गया I इक्वल टू क्या, R। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे हम लोग का प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है। और हम इस प्रतिरोध को कहते हैं कि प्रतिरोध जो होता है चालक के पदार्थ पर और ताप पर, और क्या, चालक के ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको समझिएगा ध्यान से। अब यानी कि अगर हम चालक का पदार्थ बदल देंगे, ठीक है ना, वोल्टेज वही रहे, धारा वही रहे, लेकिन हम अगर चालक का पदार्थ बदल देंगे, ठीक है ना, उसका पदार्थ बदल देंगे, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब प्रतिरोध चेंज होगा तो इनका अनुपात भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अर्थात वोल्टेज और धारा दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर चालक का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, और ये आपका जो वोल्टेज धारा क्या होंगे, चेंज होने चाहिए वहाँ पे। तो ये ओम का नियम था। और ओम के नियम की शर्तों की बात कर लें कि ओम के नियम की क्या शर्तें हैं, ठीक है। तो ओम का नियम बहुत ही आसान है। अगर किसी चालक की भौतिक परिस्थितियों को स्थिर रखा जाए, नियत रखा जाए, तो उसके सिरों में लगा हुआ विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग का जो इसका नियम हो गया, ओम का नियम क्या हो गया, V/I, या फिर V=IR, या फिर यही आपने कहा था कि V यहाँ से I नीचे भेजोगे तो V/I इक्वल टू क्या होगा, R, यानी विभव और धारा का अनुपात क्या होगा, नियत होगा। ये हो गया ओम का नियम हम लोग का हो गया। ठीक है, ओम का नियम यहाँ से किसी का मान किसी के पक्षांतर करके आप निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ओम के नियम की शर्तें क्या हैं, इसकी। तो शर्तों में सबसे पहली शर्त ये है कि ओम का जो नियम है वो किस चालक पे लगेगा, धात्विक चालक पे। तो ओम का जो नियम है वो किस पे लगेगा, धात्विक चालकों पर। किस पे, यह केवल जो है धात्विक चालक जो होते हैं, मेटल है ना, मेटल चालकों पर क्या होता है, चालकों पर लागू होता है। ठीक है, उन्होंने जो नियम बताया था किसके लिए, धात्विक चालकों के बताया था। दूसरी जो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है, जो चालक की जो भौतिक अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। चालक के पदार्थ, है ना, चालक के पदार्थ, ताप, है ना, ताप, दाब आदि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये था किसका नियम, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। आइए इसको, ओम के नियम को अगर दिमाग में डाउट है तो उसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ओम का नियम क्या है, उसी से हम लोग समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। आप जानते ही हो, जैसे विद्युत क्या है, एक प्रकार की धारा है, और हम लोग का जो पानी होता है वो भी क्या है, धारा के रूप में। हम लोग क्या बोलते हैं, पानी की धारा। तो पानी की धारा के रूप में क्या है हम लोग का, जैसे पानी धारा के रूप में बहता है, वैसे क्या है, विद्युत भी क्या है, एक प्रकार धारा के रूप में बहती है। बस हम ये है डिफरेंस दोनों में कि हम विद्युत को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो पानी की धारा है उसको हम देख सकते हैं। विद्युत धारा को हम देख तो नहीं सकते हैं, केवल उसका
अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। कभी हाथ से छू के अनुभव करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आप उसको अनुभव कर सकते हैं बट उसको हम लोग टच नहीं कर सकते। टच तो कर सकते हैं लेकिन टच करना मत आप लोग, ठीक है। लेकिन पानी की जो धारा है उसको टच भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। तो आप जानते हो पानी, आपने देखा होगा जो हम लोग घरों में जो टंकियाँ लगी होती हैं, घरों के अंदर जो टंकियाँ लगती हैं वो टंकियाँ क्या हैं, बिल्कुल हाईएस्ट ऊंचाई पे लगाई जाती हैं। जो घर का जो हम लोग का सबसे ऊंची जगह होती है उसी पे क्या हम लोग टंकियों को फिट कराते हैं, ठीक है। या फिर जो शहरों में या गाँव में जो टंकियाँ लग रही हैं उन टंकियों की ऊँचाई बहुत अधिक रखी जाती है, जहाँ पानी स्टोर किया जाता है, जहाँ सप्लाई करने के लिए वो टंकियाँ क्या होती हैं, बहुत हाइट पे होती हैं। तो ये आपका ग्राउंड हो गया है ना, धरातल हो गया आपका ये, ठीक है। और ये इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, क्या हो गई ये ऊंचाई। मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या है, एच मान लिया, यहाँ से क्या ऊंचाई एच है। तो इसको अधिक ऊंचाई पे क्यों रखते हैं, क्योंकि जानते हैं आप कि आपका जो पानी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो mgh होती है फिजिक्स के हिसाब से देखें तो। और यही जो स्थितिज ऊर्जा उसकी होती है वह क्या करती है, वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और आपका उसके अंदर क्या है, पानी के अंदर वेलोसिटी आता है, प्रेशर आता है, और उस प्रेशर से क्या है वो पानी हम लोग का घरों में आसानी से पहुंचता है, ठीक है। तो ये ऊंचाई जो होती है, आपका जो होल होता है टंकी में, जो होल बनाया जाता है उस होल की ऊंचाई, होल से जो द्रव है पानी हम लोग का है, उस पानी की जो सतह है उसकी ऊंचाई लेते हैं। यह ऊंचाई जितनी अधिक होगी, यह ऊंचाई क्या है, जितनी ही अधिक होगी उतना ही दाब क्या होगा, अधिक होगा। और दाब अधिक होगा तो इसके अंदर से क्या है, अधिक मात्रा में क्या है, पानी या वाटर हम लोग का इसमें से निकलेगा। जितना अधिक प्रेशर होगा उतना अधिक क्या है, पानी निकलेगा, उतना तेज़ी से पानी इसमें से हम लोग को निकलेगा इस टोटी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइट की वजह से क्या हो रहा है, इसमें आपका ये पानी की धारा है, ये क्या है, पानी की धारा इसको बोल रहे हो। जैसे ये क्या है, इसको बोल रहे हो पानी की धारा, ये क्या हम लोग का है, पानी की धारा है। पानी की धारा, पानी की धारा किससे बनी हुई है, ठीक है, आवेश से बनी हुई है। तो पानी की धारा आपकी क्या हो गई, विद्युत धारा को हम मान सकते हैं कि यह क्या है, विद्युत धारा है। और यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो क्या है, आवेश हो गया, आवेश की मात्रा हो गई, आवेश की मात्रा हो गई। जो पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा जो है वो क्या हो गई, आवेश की मात्रा हो गई। पानी की मात्रा यानी कि, या फिर ये इक्विवेलेंट किसके है, आवेश की मात्रा के। ये पानी की जो धारा है वो क्या है, विद्युत धारा की जैसी है, जैसे पानी की धारा कहो या फिर विद्युत की धारा कहो। तब बताओ ये पानी की धारा या आवेश की मात्रा, पानी की मात्रा किस पे डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई पे। ऊंचाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो पानी की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऊंचाई हम लोग की है, ऊंचाई जो एच है वह किसके इक्विवेलेंट है, विभव v के इक्विवेलेंट है। ऊंचाई क्या है, एच विभव v के। ऊंचाई जितनी अधिक होगी, ठीक है, आपका पानी क्या है उतना ही अधिक निकलेगा। यानी कि आप कह सकते हो ऊंचाई को अगर अधिक रखेंगे तो आपका जो है पानी क्या होगा, अधिक निकलेगा। पानी की धारा क्या होगी, अधिक होगी, पानी की धारा अधिक होगी, पानी की धारा क्या होगी, अधिक होगी, पानी धारा अधिक होगी, पानी की धारा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। यानी कि अगर एच v की इक्विवेलेंट है तो v अधिक करेंगे तो अब हम लोग पानी की धारा की जगह पे क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा कर सकते हैं। विद्युत धारा क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि एच अधिक होगा तो v अधिक होगा, ठीक है। तो पानी की धारा अधिक होगी तो क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगी, अधिक होगी हम लोग की, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें चाहते हैं पानी को कम लेना, हम चाहते हैं अगर, तो इसमें क्या लगा दे, एक टोटी लगा दे। यहाँ पे क्या लगा दिया गया, ये आपकी लग गई टोटी, लग गई, क्या लग गई, टोटी लगी, आपने लगा दिया, आपने जो नल लगाते हो, ठीक है, बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, कम अधिक करने के लिए, उसी को टोटी बोलते हैं। तो यह टोटी किस चीज़ का काम करेगा, यह काम करेगा किसका, प्रतिरोध का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रतिरोध का। अब टोटी को चालू कर दोगे, पूरा ओपन कर दोगे, यानी प्रतिरोध कम हो गया, ठीक है। तो यानी कह सकते हो कि जो टोटी हम लोग की है, अगर टोटी को हम लोग क्या करें, ओपन कर दें, खोलें उसको, ओपन कर देंगे तो आपका जो प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, धारा अधिक बह रही है, धारा क्या है, अधिक बह रही है। अगर टोटी को हम लोग क्या करें, क्लोज कर दें, यहाँ पे क्लोज कर दें, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध क्या हो गया,
प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया। ठीक है, इसी बात को आप कह सकते हो कि टोटी को ओपन किया, प्रतिरोध कम हो गया, तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, धारा चाहे वो पानी की हो चाहे विद्युत की क्या होगी, बढ़ जाएगी। टोटी को क्लोज किया तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, क्लोज करेंगे बंद करेंगे उसको तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका टोटी क्या हो गया, प्रतिरोध काम कर रहा है, धारा क्या कर रही है, धारा बढ़ रही है चाहे फिर घट रही है। तो उसी प्रकार से आपका किसी भी वायर के अंदर दो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो, आपने वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज लगाया तो वोल्टेज जितना अधिक होगा उसमें धारा क्या है उतनी ही अधिक होगी, धारा क्या है उतनी ही अधिक होगी, और उसमें प्रतिरोध क्या होगा उतना ही कम होगा। अगर धारा अधिक हो तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वोल्टेज अधिक करेंगे तो धारा क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार से आपका ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, उन्होंने अपना एक परिपथ बनाया, परिपथ में क्या किया उन्होंने, परिपथ में उन्होंने वोल्टेज को चेंज किया तो धारा क्या हो गई, चेंज हो गई। बार बार वोल्टेज चेंज किया, बार बार धारा क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, और जो परिवर्तन हो रहा था वो उनका अनुपात निकाल के देखने लगे। ठीक है, उन्होंने कोई विद्युत परिपथ अपना लिया, उस परिपथ के अंदर उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने V1 वोल्टेज लगाया तो उन्हें क्या है, I1 धारा मिली। ठीक है, फिर ये आपका पहला काम किया उन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया, V2 प्रतिरोध V2 वोल्टेज किया, वोल्टेज को बदल के V2 कर दिया तो धारा भी बदल के क्या हो गई, I2 हो गई, धारा क्या हो गई, I2 हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। फिर तीसरी बार उन्होंने क्या किया, V3 किया तो धारा भी क्या हो गई, I3 हो गई। ठीक है ना, वोल्टेज को V3 किया तो धारा क्या हो गई, I3 चेंज हो गई। तो उन्होंने उस परिवर्तन का अध्ययन किया, देखा कि जो V1 का और I1 का जो रेशियो था वो हर बार V2/I2 ऐसे ही V3/I3 के क्या था, बराबर था, यानी कि हर बार क्या आ रहा था, एक नियतांक आ रहा था, नियत आ रहा था। तो इसी को उन्होंने अपना नियम बनाया कि V प्रोपोर्शनल टू I है, या फिर V और I का अनुपात क्या होता है, वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए कोई एग्जाम्पल हम लोग देखें, इसमें उदाहरण देखा जाए, कोई एक एग्जाम्पल देखा जाए ताकि समझ में आए हम लोग को क्या है एग्जाम्पल इसका, कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मान लीजिए कि आपका कोई ये आपका कोई सर्किट मान लीजिए है, कोई सर्किट है, इसमें आपने मान लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया, कितना वोल्ट, 3 वोल्ट लगा दिया। V1 इक्वल टू कितना, 3 वोल्ट लगा दिया, 3 वोल्ट लगाया आपने, 3 वोल्ट लगाया। इसमें आप प्रतिरोध इसमें फिक्स कर दिया हम लोगों ने। मान लीजिए कि इसमें प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। कितना ओम है, 2 ओम। 2 ओम का प्रतिरोध लगाया तो यहाँ पे जो धारा का मान आया वो आया, कितना आया, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आ गया, 1.5 वोल्ट आ गया, अरे सॉरी 1.5 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, एम्पियर। फिर उन्होंने क्या किया, इसी परिपथ में उन्होंने क्या किया, V2 अब की बार चेंज किया, अब V2 को कर दिया 6 वोल्ट। कितना कर दिया, 6 वोल्ट इसी परिपथ के अंदर। तो उन्होंने देखा कि जो I का जो वैल्यू है, I2 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और चेंज कितना हुआ, सीधे सीधे क्या हो गया, ये 3 एम्पियर का हो गया, 3 एम्पियर का हो गया। फिर उन्होंने एक वैल्यू अलग चेंज की, उसने कहा कि चलिए कुछ और चेंज करते हैं। तो V3 के वैल्यू को उसने क्या किया, सपोज इसका डबल कर दिया, 12 कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो I3 है वो भी क्या है, अपना डबल हो गई, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 6 एम्पियर हो गया। कितना हो गया, 6 एम्पियर हो गया ये। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे V1 कितना था, पहले 3 था, V2 कितना था, 6 कर दिया, V3 कितना किया आपने, उसका 12 कर दिया। ऐसे आप कोई V4 भी ले लो, मान लो क्या किया, 24 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डबल हो रहा है, 3 गुना के 6 हो रहा है, फिर 6 गुना के 12 हो रहा है, फिर 12 गुना के 24, यानी इसमें क्या है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। तो इसके इक्विवेलेंट जो I मिल रही थी, I1, ठीक है, I1 स्टार्टिंग में कितना था, 1.5 था। तो यहाँ पे जो I2 मिली हम लोग को कितना हो गया, 1.5, इसका डबल करिए कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही I3 कितना हो गया, इसका डबल कर दो कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही I4 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस जैसे ये आपका 2 टाइम्स होता चला गया है, वैसे क्या है ये भी 2 टाइम्स होता चला गया, 2 गुना होता चला गया है। तो यहाँ से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आपका जिस प्रकार से वोल्टेज चेंज हो रहा है उसी प्रकार से क्या है, धारा भी चेंज हो रही है। तो ये तो ओम का नियम सिंपल सा, और इस ओम के नियम का हम लोग सत्यापन देखेंगे। ठीक है, ओम का जो परिपथ है उसको देखेंगे। ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन करो फिर बताते हैं आपको।